क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? यदि उन संख्याओं को कॉर्णी में रख दिया जाए जिनका कोई भी वर्गमूल या घनमूल नहीं है तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसका मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कॉर्णी में m का रूप का होता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। ये गलत है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछता भी ये क्वेश्चन है आपसे। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म स्कूल इंडिया में। हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, यूपी बोर्ड, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के सबसे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, संख्याएं क्या होती हैं, संख्या कितने प्रकार की होती है। इसका पूरा वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसे देख सकते हैं। दूसरे वाले में हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और 1.1 एक्सरसाइज लगा ली थी। आज हम लोग बात करने 1.2 एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे और उसमें क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं ये 1.2 एक्सरसाइज के हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? तो पहले हमें वो ग्राफ याद करना पड़ेगा जो ग्राफ हमने बनाया हुआ था। जो सबसे पहला वाला ग्राफ किसका था, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या का, फिर पूर्ण संख्या का, उसके बाद कौन संख्या आती है, पूर्णांक संख्या आती है, उसके बाद कौन संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या के बाद आती है कौन सी संख्या, वास्तविक संख्या। याद रहेगा, इस संख्या को हम बोलते हैं वास्तविक संख्या, ये परिमेय संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्णांक संख्या, ये पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या, और फिर ये कौन सी संख्या, ये प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या। चलिए इतना तो याद रखना था हमें, हमने इतना याद किया हुआ है कि ये पूर्णांक संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या है, ये परिमेय संख्या है, सारी चीजें में पता है। और एक बात आपको ये बताई गई थी कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्याएं दो लोगों के जोड़ के साथ बनती हैं। उन दो लोगों का जोड़ होता है एक परिमेय संख्या और एक होती है अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या जब आपस में मिलती है तो क्या बनाती है, एक वास्तविक संख्या बनाती है। बात समझ में आई? जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में मिलाई जाती है, मतलब उनका समूह साथ में लेके चला जाता है, परिमेय को अलग अपरिमेय को अलग करके नहीं, जो परिमेय है उनको भी लेके चलिए, जो अपरिमेय है उनको भी लेके चलिए। तो परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याओं के समूह को साथ लेके चलते हैं तो कौन सी संख्या बनती है, वास्तविक संख्या बनती है। यानी वास्तविक संख्याओं के अंदर परिमेय और अपरिमेय दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो यहां देखना, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है? अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होगी कि नहीं होगी? तो वास्तविक संख्याएं तो समूह ही है किसका, परिमेय और अपरिमेय का। जैसे हमारे पास एक बड़ा नंबर है 100, उसको मिलाया गया 60 और 40 मिला के 100 बना हुआ है, ठीक है। तो क्या 100 के अंदर 70 80 नहीं आएंगे? आएंगे, क्योंकि उन्हीं सबको मिला के ही वो चीजें बनी हुई हैं। जो 100 कंप्लीट नंबर बना हुआ है वो 60 40 70 30 50 50 ऐसे करके बना हुआ है मिला के। इसका ये मतलब हुआ कि परिमेय और अपरिमेय दोनों मिलते हैं तो वास्तविक बनाती हैं। इसका मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्याएं अपने अंदर परिमेय अपरिमेय दोनों को लेकर चलती हैं। तो हर एक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के अंदर जानी ही जानी है। यानी ये पहला वाला बात हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। ये पहला वाला बात बिल्कुल क्या है, सही है। इसको हम लिखेंगे हाँ, ठीक। ये फर्स्ट वाला जो बात आपका है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसको आप लिखेंगे हाँ, इस पर टिक भी लगाएंगे, उस पर लिखेंगे हाँ, ठीक। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है, हाँ। ये पहला वाला ऑप्शन तो सही हो गया, हाँ। अतः कथन सत्य है, इसको ऐसे लिखते हैं। पहले वाले का आंसर अगर लिखना होगा तो आप लिखेंगे कथन सत्य है। एग्जाम में ऐसे लिखते हैं, कथन सत्य है, ठीक। चलिए आगे देखिए, दूसरे वाले क्या पूछा हुआ है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में m के बराबर होता है। मैं तुम्हें कर्ण के बारे में कुछ चीजें पहले बताने वाला हूं, उनको जरा ध्यान से पहले देखना। कि कर्ण के बारे में कुछ चीजें तुमको बताता हूं, यहां देखना कि कर्ण के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट। क्या बोलते हैं, रूट। कर्ण को बोलते हैं रूट। जब हमें वर्गमूल निकालना होता है, जब हमें वर्गमूल निकालना पड़ता है तो वर्गमूल निकालने के लिए इसे इंग्लिश में बोला जाता है स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इसे, स्क्वायर रूट। और जब हमें घन मूल निकालना बोलता है तो घन मूल निकालने के लिए इसे इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्यूब रूट। क्यूब रूट। इसके लिए लगाते हैं हम लोग कर्णी लगा के ऊपर लिखते हैं घात 2। कर्णी की घात 2 है और यहां कर्णी की घात कितनी होती है, 3 होती है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं कर्णी में 2 कर्णी में 3। जब भी तुम किसी भी प्राकृतिक संख्या को लेके आओगे, किसी भी संख्या को लेके आओ जिसका पूरा पूरा वर्ग नहीं बन पाता है या जो किसी का वर्गमूल नहीं है, जैसे 4 किसका वर्गमूल है, 2 का वर्गमूल है, क्योंकि 2 का वर्ग करने पे क्या मिलता है, 4 मिलता है। वैसे ही 16 किसका वर्गमूल है, 4 का है। 25 किसका है, 5 का वर्गमूल है। तो वो संख्या जो किसी का वर्गमूल ही नहीं है, जैसे 2 3 5 7 11, ये सब किसी का वर्गमूल नहीं है। जैसे 2 किसी का वर्गमूल नहीं है, किसी का स्क्वायर करने पे 2 थोड़ी मिलता होगा, या किसी का
स्क्वायर करने पे 3 नहीं मिलता होगा। जैसे स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि उस संख्या को 2 बार गुणा करना, 4 गुणे 4 करने पे कितना मिलता है 16। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका 2 बार गुणा करने पे हमें क्या मिल जाए 2 मिल जाए, नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो ऐसी संख्याएं जिनका कोई भी वर्गमूल नहीं है, आप डिफिनेशन लिख लीजिए, इस तरीके से आप बहुत आगे तक चीजों को याद रख पाएंगे। यदि उन संख्याओं को वर्गमूल में रख दिया जाए या कर्ण में रख दिया जाए, को कर्ण में रखा जाए जिनका वर्गमूल ना हो, वर्गमूल या घनमूल, जिनका वर्गमूल या घनमूल कोई न हो, तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। बात समझ में आई? यदि उन संख्याओं को कर्ण में रख दिया जाए जिनका कोई भी वर्गमूल या घनमूल नहीं है, तो ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे का मतलब क्या, कर्ण में 2, कर्ण में 3, कर्ण में 5, कर्ण में 7, कर्ण में 11, कर्ण में 13, देखो ऐसे चलता रहेगा आगे तक। ऐसी संख्याएं जिनका कोई वर्गमूल या घनमूल ही नहीं है, वो किसी का वर्गमूल नहीं है, वो किसी का घनमूल नहीं है, अगर उनको आप कर्ण में रख देंगे तो कर्ण में रखने के बाद वो संख्याएं अपने आप अपरिमेय संख्या बन जाएंगी। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है? तो हमने क्या देखा अभी, हमने ये देखा कि जब एक क्वेश्चन दिया गया था, इस क्वेश्चन में पूछा कि क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्ण में m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो क्या m जो प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3 और करते करते कहां तक जाती है, अनंत में। तो क्या सभी कर्ण में m के रूप का होंगी? जैसे अगर सबके ऊपर कर्णी लगा सकते हैं, देखो कर्णी में 1 लगाओगे तो 1 मिलेगा, बात सही है, लेकिन कर्णी में 2 लगाएगा तो इसका आंसर नहीं आएगा। कर्णी में 2 ही रहेगा, और कर्णी में 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 का कोई वर्गमूल या 2 किसी का वर्गमूल नहीं है, या 2 किसी का घनमूल नहीं है। इसका मतलब कर्णी में 2 एक अपरिमेय संख्या हुई। कैसी संख्या हुई? ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर m प्राकृतिक संख्या बोला हुआ है, m अगर प्राकृतिक संख्या है तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु इसी फॉर्म का नहीं होता। अगर ऐसा है तो आपको 1, 2, 3, 4 ये लिखना पड़ेगा, तब जाके m बस प्राकृतिक संख्या बनेगी। तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में m के रूप का होता है, बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कर्णी में m के सभी नहीं बन पाएंगे। 3 जो है उसको हम कर्णी में 3 नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 को 3 ही लिखना पड़ेगा, कर्णी में 3 नहीं आएगा। ठीक है, कर्णी में 3 अगर आप लिख देंगे तो उसको फिर आप 3 के बराबर नहीं बोल सकते, आप कर्णी में 1 को 1 के बराबर बोल देंगे, लेकिन कर्णी में 2, कर्णी में 3, कर्णी में 5 ये सब 2, 3, 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में m का फॉर्म का नहीं हो सकता। आप 2 को कर्णी में 2 नहीं लिख सकते, 3 को आप कर्णी में 3 नहीं लिखेंगे, 5 को आप कर्णी में 5 नहीं लिखेंगे। इसका मतलब संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णी में m का रूप का होता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है, ये गलत है। ठीक, ये गलत है। जहां m क्या है, प्राकृतिक संख्या है, तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। m प्राकृतिक संख्या तुमको दी गई है, लेकिन पूछा गया था कि कर्णी में m क्या हमेशा हर संख्या को कर्णी में m के रूप का लिख सकते हैं, तो नहीं। ठीक है, अब आगे देखना अगला क्या दिया हुआ, अगला ये दिया हुआ प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है कि नहीं। अब अपने से देखो, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है कि नहीं। वास्तविक संख्याएं कैसे बनती हैं? वास्तविक संख्या बनती है परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय। तो परिमेय जितने भी होते हैं उनके साथ अपरिमेय लगा के वास्तविक संख्या बनती है। इसका मतलब परिमेय आएगा तो वास्तविक संख्या अपने आप बनेगी। अब परिमेय संख्याएं हैं, वो अपरिमेय परिमेय सबको लेके वास्तविक बनाता है। इसका मतलब वास्तविक के पास तो परिमेय है ही, और सारे के सारे परिमेय वास्तविक में चले गए हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। ये बात ऐसे सही है कि परिमेय संख्या वास्तविक संख्या ऐसे सही है, ये भी देखना है। यहां पूछा गया है क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। अब जैसे हर परिमेय संख्या को हम वास्तविक संख्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, ये बात तुमको इस ग्राफ समझनी पड़ेगी। प्रत्येक वास्तविक संख्या का लाइन कहां, देखो ये वाला है, ये तुम्हारी वास्तविक संख्या। क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या बन जाएगी? ये रहे तुम्हारी वास्तविक संख्या, और परिमेय संख्याएं तुम्हारी यहां है। अब बताओ गोला किसका छोटा हुआ किसका बड़ा हुआ? अब देखना ध्यान से। ठीक, अब देखो परिमेय संख्याएं छोटे गोले में है और वास्तविक संख्याएं बड़े गोले में है।
तो छोटा वाला गोला बड़े वाले गोले के अंदर पूरा पूरा आ जाएगा, मतलब पूरे के पूरे परिमेय संख्याएं पूरी की पूरी क्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। लेकिन बड़ा वाला गोला छोटे में फिट नहीं हो पाएगा, इसलिए पूरी की पूरी वास्तविक संख्याएं परिमेय संख्याएं हो ऐसा संभव नहीं है, यानी प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक, ये बात क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक, अब प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होंगी क्योंकि वास्तविक संख्याओं का समूह काफी बड़ा होता है। ठीक, उसमें दशमलव वाले नंबर भी आते हैं, लेकिन परिमेय संख्या में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हमें परिमेय संख्याओं में दशमलव वाले नंबर नहीं लिखने हैं, और वास्तविक संख्याएं पूरे माइनस अनंत से लेके कहां तक जाती हैं, प्लस अनंत तक जाती हैं। तुमको ये चीज बताई गई थी वीडियो के पहले लेक्चर में। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 के 3 पार्ट है, उन तीनों पार्ट को ऐसे आप कॉपी में नोट करके चलिएगा। ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए, फिर लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे वाले क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन देखना जरा। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? अगर तुम्हें धनात्मक पूर्णांक दिए जाए, धनात्मक पूर्णांक होते क्या, पूर्णांक होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे करते हैं अनंत तक। तो क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या ही होंगे? इसको चेक करना हो तो ऐसे चेक करेंगे, धनात्मक पूर्णांक मान लो तुम 3 4 लिख लो, 2 3 4 5 6, ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इन सब के वर्गमूल निकालो, वर्गमूल निकालो, इन सब के वर्गमूल निकाले जाएंगे। एक और लिख लो, 9 लिख लो, 16 लिख लो, 25 लिख लो, सब धनात्मक पूर्णांक थे। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? अपरिमेय का मतलब क्या होता है? अपरिमेय वो जो कर्ण से बाहर न निकल पाए। बात सिंपल समझना, अपरिमेय वही है जो कर्ण से बाहर न निकल पाए। कर्ण से बाहर न निकलने वाली सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। ये कर्ण से बाहर नहीं निकल पाएगा, ये भी नहीं निकल पाएगा, लेकिन ये निकल के 2 बना लेगा, और ये भी नहीं निकल पाएगा, ये भी नहीं निकल पाएगा, ये निकल के 3 बना लेगा, ये निकल के 4 बनाएगा, निकल के 5 बनाएगा। तो जरा देखना कौन कौन अपरिमेय हुआ जो नहीं निकल पाया। ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय और ये अपरिमेय है। लेकिन धनात्मक पूर्णांक तो सभी थे, धनात्मक तो सब थे, 2 3 4 5 6 9 16 और 25 सब धनात्मक थे। लेकिन इनका जो वर्गमूल निकाला गया है, वर्गमूल निकालने के बाद कुछ ऐसे हैं जो वर्गमूल से नहीं निकल पाए बाहर, वो अपरिमेय है, लेकिन बाकी सब तो निकल गए। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि सारे धनात्मक पूर्णांकों पर कर्णी लगाया जाए तो सब के सब सॉल्व ना हो पाए। कुछ लोग सॉल्व हो जाएंगे और कुछ लोग सॉल्व नहीं हो पाएंगे। जो नहीं हो पाएंगे वो अपरिमेय रहेंगे, लेकिन जो हो जाएंगे वो परिमेय बन जाएंगे। ठीक है, तो इसका ये मतलब है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं लिखेंगे, नहीं। ठीक, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक, उत्तर में लिखना, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। ठीक, नहीं होते हैं। अब उसके बाद यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण तो दे ही दिया, देखो उदाहरण में कर्ण में 9 लिख दिया, कर्ण में 16 लिख दिया, कर्ण में 25 लिख दिया। ये सभी उदाहरण ही हैं जिनके धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं बल्कि परिमेय संख्या है। उदाहरण पूछे तो उदाहरण में जाके क्या लिखोगे, उदाहरण में लिखना कर्ण में 9 बराबर कितना 3, कर्ण में 16 बराबर कितना 4। यह एक परिमेय संख्या है, यह एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। बात समझ में आई? यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो उत्तर में इसके क्या लिखना है, उत्तर में लिखना है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं? तो लिखना सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं होते हैं। उदाहरण में जाएंगे तो ये दोनों उदाहरण देकर लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, इस तरीके से कॉपी पे आंसर इसका लिखना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का। ठीक, आगे देखते हैं, एक नई टॉपिक पढ़ेंगे पहले आज। पहले हाँ इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार पूछता भी ये क्वेश्चन है आपसे। ठीक, आइए देखते हैं इसको। कर्ण में 5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करिए। इसके लिए आपको उसी प्रकार की जरूरत पड़ेगी जिससे आप गोला बनाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं उत्तर। अगर इसका सॉल्यूशन करना रहा तो आपको जो संख्या दी गई है उस संख्या को पहले आप ऐसे नोट करिए, कर्ण से बाहर लिख के 5 को लिख सकते हो किन्हीं 2 लोगों के स्क्वायर के रूप में लिखना है। बात समझे? जैसे 2 लोगों का स्क्वायर करके जोड़ा जाए तब 5 मिले। जैसे 4 प्लस क्या है 1 है, ये 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका वर्ग है, मतलब किस संख्या को 2 बार लिख के गुणा कर दिया जाए तो 4 मिल जाएगा। तो 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करने पे क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। इसका मतलब एक 4 मिलेगा और एक क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 4 मिलेगा और 1 मिलेगा, इन दोनों के योग से हमें 5 मिल जाएगा। तो हमें जो संख्या दी गई है उसको 4 + 1 के रूप में लिख दिया हमने 4 और 1 इसलिए यूज किया है। हम 3 और 2 भी कर सकते थे, लेकिन 3 और 2 ये किसी के वर्ग नहीं है। ठीक, ये किसी का वर्ग नहीं है। तो 5 को लिखना है 4 + 1। अब 4 किसी का वर्ग है, किसका, 2 का, और 1 किसका है, 1 का ही वर्ग है। ठीक है,
5 किसी का वर्ग नहीं है, तो करणी की एक प्रॉपर्टी होती है, करणी का एक गुण है कि करणी में 5 का गुणा अगर करणी में 5 के साथ कर दिया है तो करणी करणी मर जाता है, 5 और 5 जोड़े में बाहर निकल के एक 5 बनते हैं। बस बात समझे कि नहीं? ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे करो, करणी में 5 और करणी में 5 गुणा करते हैं तो करणी कॉमन बन जाता है, एक कॉमन करणी लगती है, 5 और 5 साथ में अंदर आते हैं, जोड़ा बन के एक बार 5 बाहर निकल जाता है। बात समझ गए? तो करणी में 3 गुणे करणी में 3 कितना आएगा? करणी में 3 गुणे करणी में 3 कितना बनेगा? करणी कॉमन 3 गुणे 3, एक तो 3 बाहर निकल जाएगा, बस कहानी खत्म। तो जरा देखना, अगर 5 है, इसको हमको करणी में लिखना होता है तो क्या करते हैं? करणी में 5 का स्क्वायर लिखते कि नहीं लिखते? करणी में 5 का स्क्वायर मतलब करणी में 5 कितनी बार? 2 बार। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार, क्यूब का मतलब 3 बार गुणा। तो करणी में 5 गुणे करणी में 5, करणी कॉमन हो जाता और बाहर क्या निकलता? 5 निकलता, वही 5 में चाहिए यहां। सही है? यानी इस 5 को करणी में 5 का स्क्वायर लिखना बिल्कुल क्या है? सही है। हम उसको लिख सकते हैं उस तरीके से नोट करके। बात समझ गए? अब देखो यहां तक तो चीजें क्लियर है। अब इसके बाद क्या करना है? हमने जब इस तरीके से 5 को लिख दिया तो हम क्या करेंगे? एक रूल लगाएंगे, एक नियम क्या कहता है? अब देखो नियम कहता है कि आप इसको क्या मानेंगे? इसको मानेंगे आप कर्ण। क्या मानेंगे? ये आपका कर्ण है। क्या है? कर्ण है। ये आपका क्या है? ये आपका आधार है। ये क्या है? आपका आधार है। हम बताते हैं अभी क्या क्या चीजें हैं। ये आपका आधार है और ये आपका क्या है? ये आपका लंब है। ठीक, ये लंब है। इसे इंग्लिश में ऐसा H से दिखाएंगे, इसे B से दिखाएंगे और इसे P से दिखाएंगे। बात समझ गए? इतना अगर बना लिए तो तुम्हें एक संख्या रेखा खींचनी है, नीचे एक संख्या रेखा खींचनी है। इस संख्या रेखा में बीच का जो लाइन होगा वो 0 होगा। बीच का लाइन क्या होगा? 0 होगा। बात समझ रहे हो? ऊपर बनाते इधर देखो, एक संख्या रेखा हमें खींचनी है। इस संख्या रेखा में जो बीच की लाइन है, वो 0 है। बीच की लाइन जो है वो 0 है और 0 के जस्ट बाद 1 2 3 4 5 लाइन इधर खींचनी है। 1 2 3 4 5 लाइन इधर खींचनी है। ठीक है? यहां लिखना है 1 2 3 4 और कितना? 5। उस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 लिख दिए। अब क्या करना देखना, तुम्हारा आधार कितना है? जो यहां नंबर लिखा है वो तुम्हारा आधार है और ये तुम्हारा लंब है और ये तुम्हारा कर्ण है। तुम्हें डायरेक्शन देखना है बस आधार का और लंब का। कर्ण से तुम्हारा कोई मतलब अभी नहीं है। तुम बस आधार को देखो। आधार कितना है? 2। तो एक लाइन पहले 2 तक खींच लो। यहां से यहां तक तुम्हारी लाइन 2 तक हो गई। स्केल से पहले यहां से लेके यहां तक 2 तक की लाइन खींच लेंगे। 2 तक। ठीक है? 2 हो गया। अब जहां तक 2 खींचे उसके ऊपर एक लंब ड्रॉ करना है हमें। ठीक है? तो यहां तक 2 हो गया तो यहां बिंदु बना दो। 2 वहां हो गया तो 2 पे आप क्या बना देंगे? वहां बिंदु बना दीजिए। चलिए 2 पे बिंदु बन गया। ठीक है? 2 पे बिंदु बन गया ये। चलो भाई ये तो 2 पे बिंदु हो गई। 2 पे बिंदु हुआ। ये हमारा आधार था। आधार से जस्ट हमको क्या करना है? आधार पे एक लंब खींचना है। एक लंबाई का, इसे एक इकाई कहते हैं। यहां लिखना पहले कि आधार जो है वो आधार 2 मात्रक का है। कितने का है? 2 मात्रक का। और लंब 1 मात्रक का है। 1 मात्रक का है। तो हम ये संख्या रेखा खींचेंगे। यहां एक लाइन ड्रॉ कर देंगे यहां से यहां तक। ठीक है? पहले आधार वाली लाइन खींचते हैं। तो आधार वाली लाइन पर 2 खींच दी। जहां है उसके ऊपर एक लंबाई का क्या करना है? एक लंबाई कितनी बड़ी है? यही लंबाई हमारी एक लंबाई है। इतनी ही लंबाई का एक लाइन ऊपर खींच देना है बस। इतनी ही लंबाई का एक लाइन ऊपर खींचना है जिसकी लंबाई 1 हो। बस एक लंबाई हो गई। बात समझ गए? अब तुम्हें क्या करना है? अब तुम्हें अपना वही प्रकार उठाना है। प्रकार का जो नोक है, नोक उस नोक को यहां रखना है, यहां पे। और जो पेंसिल बनी है उसको यहां रखना है। तो जैसे ही आप नोक को यहां और पेंसिल को यहां रखेंगे तो एक इतनी लंबाई का त्रिज्या बनेगा। प्रकार जब भी लेते हैं तो प्रकार से गोला ही खींचते हैं और जितने का तुम गोला सेट करोगे, जितने का गोला सेट करोगे उतने रेडियस में सर्कल खींच जाता है इस तरीके से। ठीक है? उतने ही रेडियस का सर्कल खींच जाता है इस तरीके से। जो लंबाई सेट करोगे वो वृत्त की त्रिज्या बनती है। हमारी त्रिज्या यहां क्या बन रही है? हमारी त्रिज्या देखो ये वाली लाइन बनेगी। हमारी जो त्रिज्या बनेगी वो ये वाली लाइन बनेगी। यहां से यहां तक वाली लाइन को हम त्रिज्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। प्रकार का एक नोक यहां रखेंगे और पेंसिल यहां रखेंगे और जैसे ही ड्रॉ करेंगे, जैसे ही नीचे खींचेंगे तो नीचे खींचने पे हमें क्या मिलेगा? जरा देखना नीचे खींचने पे हमें क्या मिल रहा है। जैसे ही नीचे ड्रॉ करोगे वो इस तरीके से कहीं गिरेगा नीचे। इस तरीके से कहीं नीचे गिरेगा। प्रकार से आप बना के एक बार देखेंगे इसी तरीके से नीचे कहीं ड्रॉ होगा। जैसे ही आप प्रकार रख खींचेंगे इस तरीके से कट जाएगा।
जहां ये संख्या रेखा को कट करेगा, जहां ये संख्या रेखा को कट करेगा उस बिंदु को नाम दे देना P, और P बराबर तुम्हारा क्या रहेगा, P बराबर क्या रहेगा, जो सवाल दिया गया था क्या, कणी में 5, P बराबर क्या रहेगा, कणी में 5। बात समझ आई? P बराबर क्या लिखा हुआ है, कणी में 5 लिखा हुआ है। तो हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया था कणी में 5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो क्या तरीका है, पहले जो 5 दिया गया है उसको किसी स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। हमने 4 + 1 लिखा, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, 1 किसका स्क्वायर है, 1 का, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। 2 हमारा क्या बन जाएगा, आधार, 1 क्या बन जाएगा, लंब। हमको आधार और लंब को ही देखना है। तुरंत संख्या रेखा खींचेंगे, आधार जो रहेगा आधार नीचे खींच के 2 तक लेके चले जाएंगे, आधार को 2 तक लेके गए। अब उतने आधार पर कितने का लंब है, 1 का लंब है, तो हमने 1 का लंब बनाया हुआ है। ठीक है, अब देखना, अब क्या करेंगे, जैसे ही ओरिजिन पर, मतलब यहां इसे मूल बिंदु बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। ये हमारा क्या है, ये हमारा मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु के प्रकार की नोक रखेंगे, इसको मान लेते हैं, चलो ये O है, मूल बिंदु को O से नाम देते हैं, ये A हो गया, और ये वाला बिंदु कितना हो गया, B हो गया। ठीक है, तो O पे प्रकार की नोक रखेंगे और पेंसिल को रखेंगे बिंदु A पे, तो O से A तक बन जाएगी हमारी त्रिज्या। ठीक है, इसके बाद जस्ट क्या लिखोगे, फिगर बनाने से पहले क्या लिखोगे, देखना यहां लिखना। अब बिंदु O को केंद्र मानकर, बिंदु O को केंद्र मानकर OA त्रिज्या का चाप, OA त्रिज्या का चाप काटते हैं, OA त्रिज्या का चाप काटते हैं, OA त्रिज्या का चाप काटते हैं, जो संख्या रेखा को बिंदु P पर काटता है, बिंदु P पर काटता है। अतः बिंदु P ही कणी में 5 होगा। ठीक, यहां तक कर लोगे। इसके बाद देखना, ध्यान समझना, 2 और 1, 2 आधार बना, एक लंब बना, 2 आधार बनाया, आधार मतलब जमीन पे, आधार ऐसे होता है, और लंब उसके ऊपर इस तरीके से। तो आधार बनाया 2 का, लंब बनाया 1 का, और जैसे यहां से यहां तक रख के बस ड्रॉ कर दिया, इस तरीके से काट दिया, जहां वो गिरेगा संख्या रेखा वही तुम्हारा कणी में 5 होगा। बात समझ गए? इसी तरीके से कभी कभी कणी में 2 के अलावा, कणी में 5 के अलावा कणी में 2 पूछ देता है कि कणी में 2 कैसे बनाओगे। तो पहले तुम इसको छाप लो पूरा, फिर हम लोग कणी में 2 का भी एक बार कर देते हैं। अगर कणी में 2 का हिंट देना होगा तो मैं तुमको यहीं दे सकता हूं, कणी में 2 का हिंट। देखो, इसको मिटा दूंगा, फिर कणी में 2 अगर लिखना हो, कणी में 2 को दिखाइए। अगर सवाल चेंज कर दे, बोल दे कणी में 2 को संख्या रेखा पर दिखाइए, बात समझना, तो हम 2 को लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और 2 किसका स्क्वायर होगा, कणी में 2 का स्क्वायर, क्योंकि कणी में 2 गुणा करने पे क्या मिलता है, 2 मिलता है। तो यहां 1 का स्क्वायर और यहां भी 1 का स्क्वायर। बात समझ में आई बात? अब एक ही हमारा आधार है और एक ही हमारा क्या है, लंब भी है। एक ही हमारा आधार भी है और एक ही हमारा लंब भी है। जैसे यहां आधार और लंब 2 और 1 थे, तो यहां क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है। यहां क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है। इस संख्या रेखा बनाने के बाद क्या करना है, संख्या रेखा बनाने के बाद जस्ट क्या करना है, देखो संख्या रेखा पहले खींच लो, बीच में 0, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे बना लो आगे तक। अब कितना चाहिए तुम्हें, एक ही चाहिए बस। कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब 1 चाहिए तो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 1 के लिए क्या करना पड़ेगा। अब 1 है तो हमको मूल बिंदु से यहां से एक लाइन आगे जानी है, एक लाइन आगे जानी है। तो एक लाइन आगे चले गए, 1 यहां पे हो गया। उस पे परपेंडिकुलर मतलब उस पे हमारा जो लंब है वो भी कितने का है, 1 का है, तो उस पे लंबाई भी कितने खींचेंगे, 1 के खींचेंगे। यानी ये भी 1 का है और ये भी 1 का है। बात समझ आएगी नहीं, ये भी 1 का और ये भी 1 का। अब क्या करोगे, जैसे ही यहां तुम्हारा प्रकार का बिंदु आएगा और यहां तुम्हारी पेंसिल आएगी, तो जैसे ही तुम इतने त्रिज्या का चाप यहां काटोगे तो वो ऐसे कट जाएगा, तुरंत इस तरीके से कट जाएगा। और जब कटेगा तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, कणी में 2 हो जाएगा। वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा कणी में 2 हो जाएगा। इस बिंदु को मान लेना, ये बिंदु तुम्हारा क्या है, P है, और यही P तुम्हारा क्या है, कणी में 2 है। बात समझ में आई? इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं और बिल्कुल प्रोसीजर यही लिखना जो मैंने लिखा है। ठीक, तो ये आपका था 1.2 एक्सरसाइज क्लास 9 ट्यूबल बोर्ड मैथमेटिक्स का। ठीक है, हम लोग अभी कल लगाने वाले हैं इसके आगे एक्सरसाइजेस और नई नई चीजें अभी हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में सीखते चलेंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहे और कोई भी एक्सरसाइज आपका छूटे ना। और एक कॉपी अच्छी बनाते रहिए जिसपे आपके सारे टॉपिक्स लाइन बाय लाइन कंप्लीट होते रहें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।